अच्छा जी। जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसिकली जो ये डिफरेंट किस्म के जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे शेयर होल्डर्स है, वो मुझे जिस बुक से जो चैप्टर ऐसा लग रहा है ना कि जो कंटेंट है उसमें अच्छा है और क्वालिटी मटेरियल है, उसको मैं पिकअप कर रही हूँ। जैसे वो जो शेयर होल्डर्स का टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो डॉक्टर सफदर की बुक से था। एक सत्यम का एक केस था दैट वाज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक कुछ शेयर होल्डर्स की अप्रोचेस थी, वो दैट वाज़ फ्रॉम द डिफरेंट बुक। और जो हमने स्टार्ट के 2 वीक्स में किया था वो वाज़ फ्रॉम द डिफरेंट बुक। तो इसलिए कोई एक खास ऐसी बुक मैंने रिकमेंड वैसे भी नहीं की हुई। तो ये आपने इस तरह से इन चीज़ों का रखना है। अब ये जो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये डिफरेंट आपको बुक्स में मिलेगा। लेकिन जो इस बुक में चीज़ें थी, जो कंटेंट यहाँ पे मुझे नज़र आए, कॉन्सेप्ट्स, वो दैट वाज़ अ बिट डिफरेंट। और मुझे ज़्यादा लगे कि ये इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि कम्युनिकेट होनी चाहिए और डिस्कस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप इसको आगे गो थ्रू करेंगे तो यू विल सी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। होते कौन है ये लोग, इनकी कंपोजिशन कैसे होती है। ये सर्बेंस ऑक्सले जो एक्ट है, ये यूएस का था बेसिकली। इसकी तो खैर एज सच इतनी रेलेवेंस पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ये क्या था, ट्रेंड्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और फिर हाउ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये हम चीज़ें इसमें देखेंगे। जो चीज़ें हमसे रेलेवेंट हैं वो विल पिकअप और हम उन पर डिस्कशन करेंगे आगे। कुछ चीज़ें इसमें आगे आएंगी जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं और इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आई लेट यू नो। देखो, जब हमने स्टार्ट किया था इस सब्जेक्ट को पढ़ना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की थी, तो आई स्टार्टेड यू टीचिंग के अबाउट द कॉर्पोरेशन। सबसे पहले कॉर्पोरेशन के बारे में बताया, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट द गवर्नेंस पार्ट। हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके जो गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनके बारे में बात की। कॉर्पोरेशन की बात की तो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन को डिस्कस किया। असेंशियल्स को देखा कि एक कॉर्पोरेशन कैसे बनती है और क्या असेंशियल्स हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर जो है वो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे पार्टनरशिप है। तो इसी पर्सपेक्टिव में जब आप एक कॉर्पोरेशन पे आपका फोकस होता है और उसकी गवर्नेंस को देख रहे होते हैं, तो उसमें जो सबसे की इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब कॉर्पोरेशन में जैसे यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है इज अबाउट कॉर्पोरेशन के एक मैकेनिज्म है जिसमें आप डिफरेंट पार्टीज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब आप शेयर होल्डर्स को ले लें, आप मैनेजर्स की हमने बात की, हमने एजेंसी थ्योरी की बात की। इसमें डिफरेंट पार्टीज हैं, दे आर कोलैबोरेटिंग एंड दे कुछ पार्टीज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं कैपिटल, कुछ अपनी एक्सपर्टीज को कंट्रीब्यूट करती हैं, एंड दे वर्क टुगेदर फॉर सम म्यूचुअल बेनिफिट। ऑब्वियसली जब प्रॉफिट होता है तो मैनेजर्स को भी उनकी रिकमेंडेशन मिलती है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं दे गेट ऑल्सो द बेनिफिट। तो ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है डिफरेंट पार्टीज को कि वो कंट्रीब्यूट करें कैपिटल, एक्सपर्टीज, लेबर, म्यूचुअल, अपनी जो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल बेसिकली। तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनका रोल ये है, देखो एक दो पार्टीज तो हमें पता है कि शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेज जो कि वो शेयर होल्डर्स जो कि एक तो आपको कैपिटल रेज करने में मदद देते हैं वो, और वो शेयर होल्डर जो ओन करते हैं, जिनका मैक्सिमम शेयर होता है, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो होते हैं। एक होती है आपकी मैनेजमेंट, जो आपके जो कंपनी के विद इन ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स हैं उनको चला रही होती है, जिसमें हमने एजेंसी थियरी से अगर आप इसे रिलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ही तब जनरेट होता है। ये जो थर्ड पार्टी है बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। ये इसका जो पर्पज होता है दैट इज टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज का काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स खुद तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते ऑर्गेनाइजेशन में, ये काम उन्होंने मैनेजमेंट को सौंपा होता है। तो मैनेजमेंट को कौन गाइड करेगा, स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करेगा, वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मे होती है। ये देख रहे होते हैं टॉप मैनेजमेंट जो है वो कि टॉप मैनेजमेंट कैसे किन पॉलिसीज को एडहेयर करेगी, और विद द पर्सपेक्टिव कि जो इनको गाइडेंस मिली होती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट को ये सिक्योर कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये इसमें चीज़ है डिस्कस करने वाली, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है विद इन बेसिकली इन द कंपनी। अच्छा, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की हुई है। रेफर्स टू एक तो हमने जो डिस्कस की थी चीज़ विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसेस एंड जो पॉलिसीज, और किस तरह से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को आप लेके चलते हैं, कैसे उसकी पॉलिसीज डिवाइस होती है, उस पर्सपेक्टिव में डिस्कस की थी। यहाँ पे जब बात होता है इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव में, जब मैं बात करूंगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप, कैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, वो जो आपके मैनेजमेंट है बेसिकली, जो मैनेजर्स हैं जो कि कंपनी को चला रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। तो ये जो तीन बेसिक पिलर्स है ना, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन तीनों के रिलेशनशिप में जितनी हार्मनी है, जितना दे आर इन अलाइनमेंट, तो पता चलता है कि कोई कॉर्पोरेशन जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, इज इट गोइंग टुवर्ड्स द सक्सेस और ये फेलियर की तरफ जा रही है। किसी एक एस्पेक्ट में भी, किसी एक पिलर में भी अगर लूप होल आता है, फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टार्ट वर्किंग इन देयर ओन इंटरेस्ट, या वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि उनके फायदे की हों,
तो मैनेजमेंट भी सफ़र करती है और आपके शेयर होल्डर्स भी सफ़र करते हैं। फिर अगर जो मैनेजर्स हैं वो इन अलाइनमेंट ना हों, तो वो अपने रिम्यूनरेशन की तरफ फोकस करें, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सफ़र करते हैं और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स तो हर सूरत में ही सफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिस्कस की गई है इज़ नॉट ऑफिशियल डेफिनेशन, जो कि हमने डिफरेंट ऑथर्स की कोट की। ये विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री पार्टीज हैं जो जिनका रिलेशनशिप मैटर कर रहा होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल डायरेक्शन में चलाने के लिए, जो कि कामयाब हो। ये 3 पिलर्स का एन अलाइनमेंट होना ज़रूरी होता है और बेसिकली इनकी प्रेजेंस भी इसीलिए होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिज करते हैं बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स। मैनेजर्स का अपना रोल है, शेयर होल्डर्स का अपना अपना रोल है। दे प्रोवाइड द कैपिटल फॉर द कंपनी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट में। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसमें बेसिकली बोर्ड जो बनाया जाता है इसमें कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली इसकी जो लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी में 12 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के बायलॉज क्या हैं, उसके मुताबिक एक ये जो बोर्ड है वो बनाया जाता है। बोर्ड में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, कम से कम 12, मतलब मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, कम से कम 4 हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। ये कोई ऐसी फिक्स उसमें लॉ नहीं है कि कितने मेंबर्स होंगे बोर्ड में, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी के क्या सिचुएशन होती है। अगर जब एक बोर्ड को अपॉइंट कर लिया जाता है कंपनी में, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली उन्होंने लीड करना है कंपनी को, बिकॉज दे विल बी इन द, देखो 3 लेवल्स होते हैं ना किसी एक कंपनी में डिसीजन मेकिंग के, जो स्ट्रेटेजिक है, टेक्निकल है और ऑपरेशनल है। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे, सबसे ऊपर लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रही होती है, वो इनका काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ये दे टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड देन डिवाइस पॉलिसी सो दैट वो देन इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो मैनेजर्स के पास आ जाता है। फिर स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, वो जैसे आप देखते हैं ना विजन एंड मिशन। विजन इज द लॉन्ग टर्म अप्रोच के फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने किस तरफ जाना है, या जो बड़े डिसीजन मेकिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक डिसीजन मैं कह सकती हूँ, जैसे अगर कंपनी का मर्जर का डिसीजन है या इस किस्म की कोई एक्विजिशन कंपनी ने करनी है, इस किस्म की जो डिसीजन मेकिंग है या कंपनी की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, दिस इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिस्क वर्सेस इनिशिएटिव, ये इसी पर्सपेक्टिव में जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी कि रिस्क टेकिंग, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है कहाँ नहीं करनी, और फिर इस किस्म की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इनका रोल होता है। सक्सेशन प्लानिंग के एक फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक स्लॉट खाली होती है, तो उस स्लॉट पे आगे कौन किसको अपॉइंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक सीईओ है कंपनी का, अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसकी जगह कौन आएगा, किस तरह से ये प्रमोशंस की जाएंगी, किस तरह से एक हायरार्की कंपनी की चलेगी। ये ये जो पॉलिसी मेकिंग है ना, ये जो थॉट प्रोसेस है कि क्या एसओपी होगा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा कंपनी का, वो यहाँ पे डिस्कस होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है। सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग टर्म के आप ऐसे बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बाय द टाइम एंड हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को रखना कि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे बाद वो ऑब्सोलीट हो जाए, जैसे नोकिया के साथ हुआ। आप लोगों ने उसका केस सुना होगा कि दे डिडंट इनोवेट, दे डिडंट डाइवर्सिफाई, और अब उसका नाम भी नहीं है कहीं पे। तो इस किस्म की चीज़ें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म काम करती रहे और सक्सेसफुली ऑपरेट करे, तो ये काम है बेसिकली। ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो थॉट प्रोसेस के काम है, ये बोर्ड के काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम है। एंड दे टेक द इनसाइट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड देन दे डिवाइस द पॉलिसीज एंड फाइनली जो ये दे ट्रांसफर इट टू द मैनेजर्स एंड अल्टीमेटली वो फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। तो ये 3 की बेसिकली पिलर्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जिनका रोल भी होता है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद आगे इसकी शायद ये हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड में देन देयर इज ड्यू केयर। फॉर एग्जांपल ड्यू केयर में क्या है, देखो द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन बट नॉट टू मैनेज देम। ये मैंने पहले भी ये चीज़ बताई कि डायरेक्टर्स का काम करना नहीं है, काम करवाना है बेसिकली। दे डायरेक्ट, दे फॉर्म द पॉलिसीज एंड अल्टीमेटली मैनेजर्स होते हैं, उनका काम होता है मैनेज करना। तो ये इनका काम है। इफ द डायरेक्टर और द बोर्ड एज अ होल फेल्स टू एक्ट विद द ड्यू केयर, मतलब अगर आप वो पॉलिसी मेकिंग में ध्यान से काम नहीं लेंगे और उनको कंपनी की जो इंटरनल, क्योंकि देखो जब बोर्ड अपॉइंट करते हैं ना, आप इसी कंपोजिशन में आगे मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी कि ये बोर्ड कंपोज किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बोर्ड में उसी कंपनी का ही इंटरनल मेंबर हो। बोर्ड मेंबर्स ऐसे भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मेंबर है वो दूसरी कंपनी के बोर्ड में था या उस दूसरी कंपनी का मेंबर है, तो उसको एज अ बोर्ड मेंबर आप अपनी कंपनी में भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे मेरी कंपनी अगर मैं चला रही हूँ और मैंने बोर्ड इलेक्ट करना है, तो उस बोर्ड का जो मेंबर है वो मैं किसी दूसरी कंपनी से भी ले सकती हूँ। कोई बाहर से भी बंदा आ सकता है, इंटरनली भी लिया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डर्स हाउ दे
want to constitute a board. तो जब ये चीज़ें होती हैं, इस सेंस में यहाँ पे बात की गई है कि अगर उसको ये नहीं पता कि कंपनी की जो मैकेनिक्स क्या है, कंपनी की जो स्पिरिट क्या है, क्या कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, अगर वो उसके साथ अलाइन नहीं करता और वो प्रॉपर केयर एक्सरसाइज नहीं करता और उसको चीज़ों का नहीं पता, तो इससे ये होता है कि फ़ायदे की बजाय अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है। तो जो पर्पज़ है जिसके लिए किसी डायरेक्टर को हायर किया गया है, वो पूरा नहीं होता। तो ये उस पर्सपेक्टिव में है कि डायरेक्टर को जो बोर्ड में है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है ना, वो फेल्स टू एक्ट विद ड्यू केयर, एज अ रिजल्ट द कॉर्पोरेशन इज इन सम वे हार्म, द केयरलेस डायरेक्टर और डायरेक्टर्स कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द हार्म डन। ऑब्वियसली उसकी वजह से, बिकॉज ही इज इन द क्रिटिकल पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो परफॉर्म नहीं करता और जो उससे रिक्वायर्ड है उससे, ही नीड्स टू, ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अंडरस्टैंड करे कि व्हाट इज द कंपनी, व्हाट द कंपनी इज अबाउट। तो फिर अल्टीमेटली उसका खमियाजा कंपनी को भुगतना पड़ता है, और फिर जब कंपनी सफर करती है तो फिर अल्टीमेटली ही इज अकाउंटेबल। तो शेयर होल्डर्स फिर उसको अकाउंट फॉर करते हैं फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, then next देखिए monitor developments inside and outside the corporation, not only within the company he needs to understand कि what are the policies, किस तरह से कंपनी ऑपरेट करती है, क्या कंपनी की प्रैक्टिसेस हैं, because practices differ from one company to another company। SOPs और policies जैसे laws बनते हैं वो तो सब कंपनीज के लिए एक होते हैं, लेकिन laws जब ट्रांसलेट होते हैं into the policies तो वो हर कंपनी अपनी अकॉर्डिंगली पे पॉलिसी को मेक करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगी, जैसे डिफरेंट बैंक्स में अगर आप देखें तो ये जो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस आपने शायद देखा हो कि चेकबुक के चार्जेस हैं या एटीएम के चार्जेस हैं, ये जो कोर रूल्स है ना, एक लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट बैंक, एक लॉ जो है वो स्टेट बैंक ने इम्पोज किया हुआ, रेगुलेशन स्टेट बैंक ने दी है, लेकिन हर कंपनी उसको कैसे, हर बैंक उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करता है अपने स्केड्यूल ऑफ चार्जेस में, वो किसी दो बैंक्स का आप उठा के देख लें, होंगे तो सही लेकिन वो डिफरेंट होंगे। तो कोई बैंक पॉलिसी किस तरह बनाता है कि उसने किस तरह से ट्रांसलेट करता है किसी एक लॉ को या रेगुलेशन को बाय द रेगुलेटर, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। तो ना सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस का पता होना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिसेस डिफर फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशन। जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, हो सकता है जो अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में वो एज अ बोर्ड जाता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट हो। तो नॉट ओनली ही शुड नो अबाउट वट इज इन साइड गोइंग द ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो प्रैक्टिसेस है मार्केट उनका भी पता होना चाहिए कि जो कॉम्पिटिशन में उसकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या कर रही हैं और वो किस तरह जा रही है। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दी नोकिया की, तो अगर वो अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी रखते और ओवर कॉन्फिडेंट ना होते तो शायद वो भी अभी मार्केट में उसी तरह सर्वाइव कर रहे होते। फिर इसी तरह इवेलुएट एंड इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट प्रपोजल डिसीजंस एंड एक्शंस, दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू टेक अ डिसीजन, initiate and determine the corporation's mission and strategies। Obviously this is the because ये सब सारी चीजें strategic decision making है, तो they fall under the job domain of the board of directors। तो ये they have to do it, they have to determine a direction, फिर उस पर जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है उस तरफ वो चलती है। इसी तरह जो मिशन है कंपनी का, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, how they will be translated, how the objectives will be translated into the goals, and then how what shall be the long term planning, वो ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, उनका काम होता है। देन सी ये देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्टिन्यूम, इसमें ये बताया गया है कि कितना रोल होता है, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्वमेंट ये चीज़ बताई गई है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें ये फैंटम है, रबर स्टैम्प है, मिनिमल रिमूवल, ये विद रिस्पेक्ट टू द रोल है जो उनका, उस हिसाब से ये चीज़ कम्युनिकेट की गई है। अब जैसे देखें जैसे फैंटम है फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो उनका रोल होगा वो पैसिव होगा बिल्कुल, नेवर नोज व्हाट टू डू इफ एनीथिंग, नो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अगर आप रबर स्टैम्प की बात करें तो उसमें थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी कि वो ऑफिसर्स को परमिट करते हैं कि वो डिसीजंस ले लें, और जो है इट वोट्स एज द ऑफिसर्स रिकमेंडेड ऑन एक्शन इश्यूज। फिर मिनिमल रिव्यू है, फॉर्मली रिव्यू सेलेक्टेड इश्यूज एंड ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर्स उनके सामने लेके आते हैं उन पे वो काम करते हैं। नॉमिनल पार्टिसिपेशन है, involved toward limited degree in the performance of review selected key decisions indicators और program। ये जो सारी बातें हैं फॉर एग्जांपल जैसे फैंटम, रबर स्टैम्प, मिनिमल रिव्यू, ये विद रिस्पेक्ट टू द देयर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। समटाइम्स ये इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज स्ट्रेटेजी, किस तरह से कंपनी का जो एसओपी है, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका प्रॉपर जो एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिसाइड हुई है, कंपनी उनको कितना इख्तियार देती है, शेयर होल्डर्स उनको कितना इख्तियार देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दे हैव कुछ केसेस में जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टर्स की, वो आपको पैसिव साइड पे नजर आएगी, जहाँ पे शेयर होल्डर्स एक्टिवली हो, क्योंकि ये कोई हर पे आखिर तो नहीं है कि शेयर होल्डर्स है बिल्कुल ही कभी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना या कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ये विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की ये कंटिन्यू आपको बताया हुआ है कि समटाइम्स दे हैव वेरी लो एंड वेरी पैसिव सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अगर ऐसा
केस है कि फॉर एग्जांपल जस्ट वो एक आर्टिफिशियल तौर पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सुपरफिशियली एक डायरेक्टर इन्वॉल्व है जस्ट फॉर द, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है ना सीसीपी की भी, तो अगर फॉर द सेक ऑफ रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरा किया हुआ है और ये सिर्फ एक बोर्ड बनाया हुआ है फॉर द सेक दिखाने के लिए, अगर इस किस्म की सिचुएशन है और उसको अलाउड नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करें द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डिसीजन मेकिंग, देन उसका रोल इज लिमिटेड टू द फैंटम, ये पैसिव रोल है उसका। फिर यहाँ पर ये सिचुएशन होगी कि शेयर होल्डर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। देन सेकंड सिनेरियो में रबर स्टैम्प केस है, इसमें थोड़ी सी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, परमिट ऑफिसर्स टू मेक ऑल डिसीजंस, मिनिमल रिव्यू है, फॉर्मली रिव्यू सिलेक्टेड इशूज, कुछ इशूज है, नॉमिनल पार्टिसिपेशन है, फिर कुछ केसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन है। और ये जो मैंने अभी पीछे से जितनी डिस्कशन की विद रिस्पेक्ट टू द कैटलिस्ट थी, इसको आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो उसका रोल जो है वो एज अ लीडर है कि वो किस तरह से कंपनी को डायरेक्ट करता है और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द कंपनी इनटू द सक्सेसफुल डायरेक्शन। तो ये बेसिकली इस हिसाब से लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है जो मैनेजमेंट अभी मैंने डिस्कस किया, उस हवाले से उनका ये बताया हुआ है कि जिस जिस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट है विद इन द कंपनी, उसी तरह से उन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है विद डिफरेंट लेवल्स कि अगर इस लेवल तक है तो उसका क्या, उसको क्या टाइटल है उसका, और अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा बहुत उसकी पार्टिसिपेशन है या फॉर्मली रिव्यू कर रहा होता है चीज़ों को, या वो इन्वॉल्व है टू अ लिमिटेड डिग्री, या फिर वो उस अप्रूवल के लिए बस रिक्वायर्ड है उसकी, फॉर एग्जांपल जैसे सिर्फ आपको साइन करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए तो वो उसमें उसका रोल डिफरेंट हो जाता है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से इसमें बात की गई है। देन मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक का आपने बोर्ड बनाना है और उसमें आप कह रहे हैं कि आपके कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, तो किस किस किस्म के हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये बताया था कि एक कंपनी में विद इन द कंपनी भी आप कोई बंदा अपॉइंट कर सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्टर है। आप बाहर से भी किसी और कंपनी के मेंबर को भी आप ऑन बोर्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अपनी जो अब कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेंगे तो आप उसे कहेंगे कि ये जो है इनसाइड डायरेक्टर है। अगर आप जो एग्जीक्यूटिव किसी दूसरी फर्म के लेंगे लेकिन वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो आप उसे कहेंगे कि आउटसाइड डायरेक्टर है। ये उस हिसाब से बात है। अच्छा, ये एजेंसी थियरी है। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट थियरीज विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन है कि जैसे देखो एजेंसी थियरी की जब मैंने बात की थी, हम पहले भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब एजेंसी थियरी की बात है तो इसमें दो पार्टीज का कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व है, मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स का, कि मैनेजर जो है वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं एंड दे फॉरगेट अबाउट द शेयर होल्डर्स, जबकि उनका प्राइम पर्पज ये है कि उन्होंने शेयर होल्डर्स की मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करना है एंड दिस इज द पर्पस। लेकिन वो उस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, एजेंसी थियरी ये बात करती है। इसके कॉन्ट्ररी इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव में जो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, जो नया टॉपिक है दैट इज जो नई थियरी है इज अबाउट स्टेवर्डशिप थियरी। ये थियरी ये कहती है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं या मैनेजर्स हैं, जब वो एक लॉन्ग टेन्योर गुजार लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, वो उस इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं मैनेज अपनी जो कंपनी है उसके गोल्स को, और फिर वो उसके फेवर में काम करना शुरू कर देते हैं। ये इसमें एज अ कहते हैं ना वो जिसे आप कह सकते हैं कि इन द एज एन एम्बेसडर काम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इन दैट। तो स्टेवर्ड्स बन जाते हैं। तो ये इसमें ये दिस इज द ऑपोजिट सिनेरियो, और ये तब अराइज होता है जब एक लॉन्ग टर्म, ये जरूरी नहीं है बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि स्टेवर्डशिप थियरी है, जैसे एजेंसी थियरी एग्जिस्ट करती है, इसी तरह स्टेवर्डशिप थियरी भी यही कहती है कि जब लॉन्ग टेन्योर एक एग्जीक्यूटिव जो है या एक ऑफिसर जो है ऑर्गेनाइजेशन में गुजार लेता है, तो फिर वो उसके साथ अपने उसके गोल्स के साथ उसके मिशन विजन के साथ अपने आप को अलाइन कर लेता है, और फिर वो जब आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो फिर वो उसी की सक्सेस के लिए और उसी के बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर देता है, बिकॉज वो ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तो मेरा फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा। तो इस किस्म की जो सिनेरियो की चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं स्टेवर्डशिप थियरी में। ठीक है। फिर देन देयर आर अदर टाइप्स, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने इनसाइड और आउटसाइड डायरेक्टर्स की बात की। देन देयर आर एफिलिएटेड डायरेक्टर्स। एफिलिएटेड डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि कॉर्पोरेशन उनको एम्प्लॉय नहीं करती, लेकिन ये जो पर्टिकुलर काम के लिए, फॉर एग्जांपल जो जैसे लीगल मैटर्स के लिए को हैंडल करने के लिए, या कुछ पर्टिकुलर किस्म के मैटर्स, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस रिलेटेड कामों को हैंडल करने के लिए, वो यानी कि बाकायदा एक स्पेसिफिक टास्क इनको असाइन किया जाता है, तो इनको एफिलिएटेड डायरेक्टर्स बोला जाता है। रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि पार्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वर्क काम करते हैं कॉर्पोरेशन के लिए, बट दे आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द देखो रिटायर्ड से पता चल रहा है ना, यानी कि पहले एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था या एक डायरेक्टर की पोजीशन पे एक बंदा था एंड नाउ ही हैज बीन रिटायर्ड। सो ऑब्वियसली वो अभी करंट जो काम चीज़ चल रही है या करंट जो इशूज चल रहे हैं उनके लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन वो प्रीवियस जो डिसीजन मेकिंग हुई है ऑब्वियसली वो क्योंकि वो उसने ली हुई है तो फिर वो उसके लिए जरूर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दिस टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो अप्लाइड, और क्योंकि ऑब्वियसली जो पिछले डिसीजन मेकिंग है उनके लिए उसको अकाउंट फॉर किया जाएगा, करंट मैनेजमेंट करंट डायरेक्टर्स या करंट बोर्ड को तो नहीं किया जाता।
फैमिली डायरेक्टर्स डिसेंडेंट्स ऑफ द फाउंडर, ये चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा प्रिवेल करती है कि पाकिस्तान में चूंकि फैमिली ओन बिजनेसेस होते हैं तो उसमें जो आपका फाउंडर है फॉर एग्जांपल, उसका उस जो डिसेंडेंट है, आगे आने वाले जो लोग हैं उनमें से अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है तो उसको फैमिली डायरेक्टर कहा जाता है। इसकी वजह ये भी होती है कि बिकॉज दे ओन मोस्ट ऑफ द स्टॉक, तो समटाइम्स दे वांट देयर इंटरनल फैमिली का जो मेंबर है उसको भी चाहते हैं कि उसको भी डायरेक्टर की उसमें लिया जाए, बोर्ड में सेलेक्ट किया जाए। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डायरेक्टर्स है उनका बेसिक पर्पस ये होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो अगर एक बंदा इनका उस बोर्ड में होगा तो इसका मतलब ये है कि वो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में पार्ट कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। Co-determination, should employees serve on boards? Co-determination, the inclusion of corporations workers. ये बेसिकली अब ये जो आगे चीज़ें आएंगी ना, ये इस हिसाब से आएंगी कि ये फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोर्ड में होना चाहिए, क्या बोर्ड में इंडिपेंडेंट मेंबर्स होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है, उसकी दो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। पहली रीज़न तो ये है, जैसे अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये बुक बिकॉज यूएस इंटरनेशनल ऑथर की बुक है तो उसमें इसने इसका फोकस इज ऑन द यूएस लेवल की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें है। हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं हमारा जो फोकस है इज ऑन द पाकिस्तानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जब यूएस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात होती है ना, तो उसमें ये होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, देर आर ऑल इन ऑल, मतलब दे हैव, जो इशू होता है ना वहाँ पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ में, अगर आप यूके में देखें तो उसका अलग सिनेरियो, उसकी किताबें अलग हैं, और यूएस से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो अलग फोकस है उनका। तो जब आप यूएस की किताब कोई पढ़ें तो उसमें जो एम्फोसाइज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कि यू हैव टू कंट्रोल द बोर्ड, बिकॉज बोर्ड जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करेगा, और अगर आप बोर्ड को कंट्रोल करेंगे उसकी, ताकि वो अपनी जो पावर्स हैं उनको विद इन कंट्रोल इस्तेमाल करें, वहाँ पर इशू ये है कि आपने बोर्ड को कंट्रोल करना है। तो लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में चूंकि बिजनेसेस फैमिली ओन्ड है और स्टेट सॉर्ट ऑफ कल्चर है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो इशू होता है वो ये होता है कि आपका पर्सपेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर्स को आपने देखना है कि वो इन्फ्लुएंस ना कर जाएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये दो फर्क हैं बेसिकली, अगर आप इंटरनेशनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ें देखें और अगर आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव को देखें, तो यहाँ पे आपको ये दो फर्क नजर आएंगे कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन वहाँ पे उनको कंट्रोल करना जो है वो, या यहाँ पे उनकी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना होता है, वहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए फाइट करना, ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे ये चीज़ इसीलिए ये कहा जाता है कि जो आप बोर्ड बनाएं तो वो डाइवर्सिफाई हो, यानी कि अगर उसमें आप सारे बंदे ऐसे ले लेंगे जो कि फॉर एग्जांपल इनसाइडर्स हैं, लेट्स सपोज इनसाइड डायरेक्टर्स अगर आप सारे ले लेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली कार्टेल बन जाएगा। या अगर आप सारे बंदे किसी एक पर्टिकुलर फोकस के लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल एक फर्म आउटसाइड फर्म है और वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो अगर आप सारे बंदे एक जगह से लेंगे, एक हायरिंग करेंगे, तो वो एक कार्टलाइजेशन हो जाती है, और वो फिर उनको कंट्रोल करना और उनको जो है वो मैनेज करना शेयर होल्डर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, तो मतलब वो पर्पस खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि अपने बोर्ड की कंपोजिशन कैसे करनी है, कॉर्पोरेशन क्या विद इन एम्प्लॉइज को यू कैन हायर। समटाइम्स अभी आजकल में, मतलब रिसेंट में अगर आप देखें आर्टिकल्स, और में ये सजेशन होती है कि कुछ बंदे आप जो हैं वो इंटरनली लें, कुछ आप इंडस्ट्री से लें, और कुछ आप इंडिपेंडेंट भी लें, ताकि इसका पर्पज़ ये होता है कि जब इस किस्म की कंपोजिशन होती है तो वो जो डिसीजन मेकिंग होती है और जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड होती है, वो स्पेशल पर्पज़ के लिए सर्व नहीं हो रही होती, मतलब वो अपने बेनिफिट और अपने शॉर्ट टर्म उसके लिए नहीं काम करते, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में फिर काम कर रहे होते हैं। तो ये इसमें बात है जो विद रिस्पेक्ट टू द सिलेक्शन ऑफ बोर्ड की जो बात हो रही होती है। आगे अभी एक दो चीज़ें और भी इसमें आएंगी कॉन्सेप्ट। एक तो चीज़ ये होती है कि आप उसकी कंपोजिशन ऐसे करें, फिर इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ इसमें चीज़ें, वो भी मैं आगे स्लाइड्स आती हैं तो आई डिस्कस इट विद यू। और अब ये देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बात की है। ऑल्दो द मूवमेंट टू प्लेस एम्प्लॉइज ऑन द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूएस कंपनी शोड लिटिल लाइक्लीहुड ऑफ इंक्रीजिंग। अच्छा, इसमें ये उन्होंने बताया कि जो मतलब यहाँ को डिटर्मिनेशन में ये बात हो रही है कि जो आप इंटरनल एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, कैन यू हायर, शुड यू हायर देन, क्या आपको उनको बोर्ड का पार्ट बनाना चाहिए, उनको बोर्ड को सर्व करना चाहिए। तो इसमें यूएस में कुछ कंपनीज में तो कहते हैं कि लिटिल लाइक्लीहुड है, मतलब ये ऑफ इंक्रीजिंग, लेकिन जो यूरोपियन एक्सपीरियंस है उसमें ये कहता है कि आप वर्कर की जो पार्टिसिपेशन है इन द कॉर्पोरेट बोर्ड्स, उसको उसके लिए एक्सेप्टेंस मौजूद है, बल्कि बढ़ ही रही है। तो ये बात है इसमें, ये जो इस स्लाइड में डिस्कस की हुई है चीज़। अच्छा, अब इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट्स, इसमें बेसिकली ये जो मैंने भी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की कि आपका जो डायरेक्टर है वो आप विद इन कंपनी भी ले सकते हैं, इनसाइड डायरेक्टर भी हो सकता है और आउटसाइड डायरेक्टर भी हो सकता है। तो अब ये जो बात है ना, ये उस पर्सपेक्टिव में है, ये जो टर्मिनोलॉजी बेसिकली बताइए, कॉन्सेप्ट ये बताया हुआ है। डायरेक्ट इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है कि जब दो फर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्म ए है, मेरी फर्म है और माहम की फर्म है, अगर लेट्स सपोज हमारी दो फर्म्स के दो जो डायरेक्टर्स हैं, वो एक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वही दो फर्म्स को सर्व कर रहा है, मेरी ए फर्म को, फर्म बी को का डायरेक्टर एक बंदा है, और तो उसको बोलते हैं कि ये डायरेक्ट इंटरलॉकिंग है। ठीक है, एक डायरेक्टर दो
ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट इंटरलॉकिंग है। व्हेन टू फर्म्स शेयर अ डायरेक्टर, और व्हेन ये एक ही बात को दो तरीकों से बयान किया गया। इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है कि जब दो कॉर्पोरेशंस हैं और दो, फॉर एग्जांपल फर्म ए है एंड फर्म बी है, इनके जो डायरेक्टर्स हैं अलग अलग, पहले तो एक था ना, तो हमने कहा डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। अब मेरी फर्म का जो डायरेक्टर है वो अलग है और माम की फर्म का जो डायरेक्टर है वो अलग है, और ये जो दो डायरेक्टर्स हैं वो सर्व करें इकट्ठा किसी तीसरी फर्म को, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग ऑफ डायरेक्टरेट। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये भी प्रिवेल करा होता है, ऐसा भी होता है। तो ये इंटरलॉकिंग डायरेक्टरीज के कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर इंटरलॉकिंग जो डायरेक्टरीज हैं यूजफुल फॉर गेनिंग बोथ इनसाइड इन्फॉर्मेशन। देखो, जब एक डायरेक्टर है वो अपनी कंपनी में तो सर्व कर ही रहा है, लेकिन जब वो किसी दूसरी कंपनी में भी जाके सर्व करता है तो वो ना सिर्फ दूसरी कंपनी को भी फायदा दे सकता है बिकॉज उसका एक्सपोजर बड़ा होता है, वो अपनी कंपनी को भी फायदा दे सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ जरूरी है। फिर अब जैसे देखो, जैसे हमने इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग की बात की कि एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, उसका डायरेक्टर है और फिर वो उस दूसरी कंपनी का डायरेक्टर अलग है, एंड जब ये दो डायरेक्टर इकट्ठे होकर किसी तीसरी कंपनी के बोर्ड में बैठेंगे तो फिर मजीद जो अपनी इंसाइट है और एक्सपोजर है वो शेयर करेंगे, आपस में भी शेयर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये इस एक्सपर्टीज़ का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ये बताने का मकसद है बेसिकली इसमें इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट्स में। इसका फ़ायदा क्या है, इसका गेन क्या है बेसिकली। अब यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है, अभी जो एक तो पीछे मैंने डिस्कशन की कि आपने सिलेक्शन ऑफ बोर्ड में एम्प्लॉइज़ की बात की, क्या एम्प्लॉइज़ को आप ले सकते हैं बोर्ड में या नहीं ले सकते। अब ये जो बात है बेसिकली ये इलेक्शन की बात है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स ने एक बोर्ड, ये एक रिक्वायरमेंट है आपके रेगुलेटर की, एससीसीपी की, कि बोर्ड होना चाहिए। तो अब ये जो बोर्ड है बेसिकली, अगर आप लेट्स सपोज 12 मेंबर्स होने चाहिए बोर्ड में और आपकी पॉलिसी है और आपने या रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, यू हैव एटलीस्ट 12 मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर आप उनको एक एक दफ़ा ही सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो दे कैन कहते हैं ना वो कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस इज द राइट वर्ड, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टुवर्ड्स योर कंपनी के डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल अगर वो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के सारे डायरेक्टर्स आ गए, या अगर वो पहले से ही उन्होंने आपस में कॉन्स्पिरेसी कर ली हुई और वो या लेट्स सपोज समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करना है तो वो पहले से ही आपस में अंडर द टेबल वो अलाइंसेस कर लेते हैं, और फिर जो अगर इलेक्शन होता है और वो 12 के 12 लोग एक ही पार्टी के या एक ही थॉट प्रोसेस के, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के या एक ही कंपनी के सपोर्टर्स आपकी बोर्ड कंपनी के बोर्ड में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका आपकी जो शेयर होल्डर है उनके तो हाथ से निकल गई सिचुएशन, और आप कंपनी की जो जो भागदौड़ है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर ऐसी डिसीजन मेकिंग होगी कि कंपनी जो है वो अल्टीमेटली एक्विजिशन में चली जाएगी और जो वो चाहते हैं वो करा लेंगे। तो इस किस्म की सिचुएशन को बचाने के लिए कि ऐसा ना हो कि जो बोर्ड में जो सारे मेंबर्स आ जाएं वो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के हो और उनकी एक ही उनके अपने इंटरेस्ट हों और वो अपने इंटरेस्ट में उन्होंने अलाइंस किया हो, इस किस्म की सिचुएशन को बचाने के लिए जो एक स्ट्रैटेजी होती है वो होती है स्टैगर्ड बोर्ड्स की। स्टैगर्ड बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी में होता है कि लेट्स सपोज अगर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उसने 12 मेंबर सेलेक्ट करने हैं एक बोर्ड में, तो वो क्या करते हैं कि एकदम एक ही इलेक्शन में नहीं 12 के 12 लोगों को सेलेक्ट कर लेते। वो पहले एक साल, लेट्स सपोज जो टर्म है वो, लेट्स सपोज नहीं बल्कि एक्चुअल भी टर्म जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 3 साल ही होती है। तो लेट्स सपोज अगर मेंबर्स 12 हैं और 3 साल में के लिए एक बोर्ड मेंबर को सेलेक्ट करना है, तो एक सिचुएशन ये है कि आप जैसे ही कंपनी बनी 12 के 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एकदम एक दफ़ा में ही हायर कर लिया। लेकिन उस सिचुएशन में जो मैंने भी आपको इस सिनेरियो बताया इन्फ्लुएंस करने का और कंपनी के बेनिफिट के ट्रस्ट के अगेंस्ट भी ये चीज़ आ सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, एक्विजिशन को अननेसेसरी टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए समटाइम्स जैसे किया जाता है कि स्टैगर्ड बोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। स्टैगर्ड बोर्ड्स में ये होता है कि यू स्प्लिट द नंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 12 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है आपने 3 साल के लिए ओवरऑल, तो कंपनी क्या करती है कि वो एक साल में 4 बोर्ड के मेंबर सेलेक्ट करती है। फिर जब वो एक साल सर्व कर लेते हैं तो अगले साल 4 नए सेलेक्ट करती है, तो अब 8 हो गए। फिर जब वो एक साल सर्व कर लेते हैं, अगले साल जब मीटिंग आती है तो उसमें वो 4 फिर और सेलेक्ट कर लेती है। तो इससे ये होता है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपके 12 मेंबर पूरे होते हैं। जब 12 मेंबर पूरे होते हैं तो जब चौथा साल आता है तो पिछले सबसे पहले जो 4 थे वो रिटायर हो गए और अब आपने 4 नए हायर कर लिए। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड बोर्ड। इस तरह से भी हायर की जाती है। इस तरह ये होता है कि ज़ाहिर है जब 4 आपने पहले हायर किए तो अगर वो उनका पहले मतलब बाकियों के साथ पहली चीज़ तो ये मेजॉरिटी नहीं वो बना सकते, क्योंकि मेजॉरिटी अगर बोर्ड एक चीज़ पे डिसाइड करता है तो फिर वो जो है वो चीज़ फाइनल होती है एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर कंपनी। या अगर मेजॉरिटी बोर्ड जो है क्योंकि कुल मिला के उनके जो शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये होता है कि उनका जो वोटिंग पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अगर उनका कंसेंसस मेजॉरिटी का एक पॉइंट हो जाता है। तो इस चीज़ से अगर लेट्स सपोज वो किसी ऐसी चीज़ पे वोट करते हैं जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है एंड दे आर द मेजॉरिटी, दे हैव द मेजॉरिटी राइट्स एज वेल, उनके पास शेयर्स भी ज़्यादा हैं, तो उससे ये होता है कि कंपनी की
कि इंटरेस्ट के खिलाफ वो चीज़ जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्टैगर्ड बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि जो डायरेक्टर्स हैं वो मेजॉरिटी ना हो सके उनकी किसी एक इस तरह से डिसीजन में। तो 4-4 करके इस डिवाइड करके आप लेते हैं। इस तरह ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन भी आती है और डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो आप बोर्ड में ले सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए स्टैगर्ड बोर्ड बनाए जाते हैं। फिर एक जो उसकी अपोजिट सिनेरियो है वो तो ये है कि आप एक दफ़ा में ये 12 के 12 डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर लेंगे, जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। फिर क्राइटेरिया फॉर गुड डायरेक्टर क्या है? विलिंगनेस टू चैलेंज मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी, स्पेशल एक्सपर्टीज दैट इज इंपॉर्टेंट टू द कंपनी। ओबियसली जो बेसिक पर्पज होता है, बाहर का बंदा अगर आप ले रहे हैं तो उसका आप ऐसे ही बंदे को चूज़ करेंगे जिसका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। और विलिंगनेस टू चैलेंज मैनेजमेंट से मेरी मुराद ये है कि ऐसी प्रैक्टिसेस अगर आप मैनेजमेंट में देख रहे हैं, जो अगर ऐसी चीज़ कोई हो रही है कि मैनेजमेंट इज गोइंग फॉर देयर इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो फिर वहाँ पर उनको वो पॉइंट आउट करते हैं और वहाँ पर उनको क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी जो है मैनेजमेंट की टुवर्ड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। फिर सम इन सिवियर केसेस दे कैन आज एम कि वो उनको फायर भी कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। फिर अवेलेबल फॉर आउटसाइड मीटिंग्स टू एडवाइस मैनेजमेंट, ये भी एक इनका गुड डायरेक्टर का एक क्राइटेरिया है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ सकती है चीज़ कर सकते हैं ये। एक्सपर्टीज ऑन द ग्लोबल इशूज़, बिकॉज इनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इन्होंने बहुत सारी फर्म्स में सर्व किया होता है या कर रहे होते हैं, तो दे नो मैनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट द कंपनीज कि क्या सिचुएशन चल रही है विद इन द स्पेसिफिक एनवायरमेंट। इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस का इनको ज़्यादा नॉलेज होता है। अंडरस्टैंड्स द फर्म्स की टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस। अगर स्पेसिफिकली अगर एक इंडस्ट्री की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली ये नॉर्मली तो ये होता है कि एक इंडस्ट्री में ही वो रोटेट कर रहे होते हैं डायरेक्टर्स, तो दे नो अबाउट द फर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, की टेक्नोलॉजीज़ के क्या चल रहा है ट्रेंड इन द मार्केट, उनको पता होता है ज़्यादा। तो ये बात है इसमें क्राइटेरिया फॉर द गुड डायरेक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बोर्ड में देखते हैं, द साइज ऑफ द बोर्ड। यूनाइटेड स्टेट्स में तो जो है कॉर्पोरेशन चार्टर एंड इट्स बाय लॉज। कॉर्पोरेशन चार्टर से मेरी मुराद ये है कि वो जो आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उससे पता चलता है, कंपनी के बाय लॉज में से पता चलता है, जो कि बाय लॉज जो कि अकॉर्डिंग विद द स्टेट लॉज बनते हैं। और पाकिस्तान में भी यही है कि जिस तरह से रेगुलेटर आपको एडवाइस करता है इसके मुताबिक आप बनाते हैं। जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो मिनिमम साइज़ है, some states have require a minimum number of board of directors. Most corporations have quite a bit of discretion, मतलब उनकी डिस्क्रिशनरी ये रिक्वायरमेंट है कि कितना बोर्ड साइज़ है। यहाँ पर भी जो बोर्ड का जो साइज़ है, SECP आपकी अगर कंपनी एक्ट आप पढ़ें उसमें आपको पूरा एक चैप्टर आपको मिलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, लेकिन स्टिल जो विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज ये वेरी करता है, तो देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट अबाउट दैट। आई चेक इट। वैसे वंस इन द कंपनी लॉ में इसको मैं देखूंगी कि अगर इन्होंने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताई हुई, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस तरह कोई स्पेसिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर कोई वहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई थी कंपनी लॉ में। फिर देन दिस इज रिलेटेड टू द US स्पेसिफिकली कि क्या कितने नंबर ऑफ पब्लिकली हेल्ड अगर कंपनी है तो उसमें कितने होंगे, और अगर स्मॉल प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है तो कितने होंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू द US फर्म्स एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तानी फर्म्स। ठीक है, हमारा जो कंसर्न है बेसिकली ये इसकी जो रिलेटेड आपको स्टैट्यूट मिलेगा वो आपको मिलेगा कंपनी लॉ में, जो 1984 का ऑर्डिनेंस है उसमें भी मिल सकता है, 2017 के एक्ट में मिल जाएगा। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बोर्ड में लीड डायरेक्टर्स हैं, कंसल्टेड बाय द चेयर CEO रिगार्डिंग बोर्ड अफेयर्स, कोऑर्डिनेट्स द एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द CEO बेसिकली वो बंदा है जो कि मैनेजमेंट का पार्ट है ना, तो यहाँ पे लीड डायरेक्टर जो है वो कंसल्टेड बाय द चेयर CEO रिगार्डिंग द बोर्ड अफेयर्स एंड कोऑर्डिनेट द एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द CEO। 96% of the US firms जो है वो that combine the chairman and CEO positions had a lead director। तो ये इसमें बेसिकली है, तो ये US से रिलेटेड, लेकिन हम अब इसको पर्सपेक्टिवली अपनी पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में भी देख लेते हैं, जहाँ जो चीज़ हमें उससे रेलेवेंट लगेगी हम उसको पिक करेंगे, एंड बाकी इसको जो है वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट डू नॉट पर्टेन टू अस। अच्छा, यहाँ पे देखें, द मोस्ट इफेक्टिव बोर्ड्स अकम्प्लिश मच ऑफ देयर वर्क थ्रू कमिटीज़। कमिटीज़ का भी एक फुल फ्लेज अलग चैप्टर है, इसको हम जब फर्दर उसमें डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कमिटीज़ कैसे बनाई जाती हैं और कैसे बोर्ड जो है वो अपना काम एग्जीक्यूट कराते हैं, कैसे जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है उसको वो ट्रांसलेट करते हैं टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। तो ये हम उसमें डिटेल्स में देखेंगे। ये जो सर्बेन्स ओक्सलेट एक्ट है, ये बेसिकली जिस तरह पाकिस्तान में SECP ने डिफरेंट एक्ट्स दिए हैं रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अभी इमर्जिंग स्टेज पे ही है, पाकिस्तान में इतने मेच्योर तो नहीं है जिस तरह यहाँ पर है, लेकिन स्टिल इज वर्किंग ऑन द वर्किंग साइड। तो उसी तरह यहाँ पर है, इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये इज़ नॉट रिलेटेड टू अस। इस पर हमको इसको पढ़ के क्या मिलेगा, वी शुड फोकस ऑन द पाकिस्तानी थिंग्स।
ट्रेंड्स इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लेते हैं। बोर्ड शेपिंग द कंपनी स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की कि स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग बोर्ड का काम है, अगर आपने बोर्ड को इतना इख्तियार दिया हुआ है कि वो ये काम करे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिव ऑन बोर्ड्स, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप किसी कंपनी के फॉर एग्जांपल कि एक, जैसे हमने कहा ना कि अब जैसे हम इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट्स में या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग डायरेक्टरेट्स में हमने ये बात पढ़ी, तो उसमें किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऐसी फर्म का भी बंदा लिया जा सकता है जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, बिकॉज दे कम अप विद द कैपिटल, स्ट्रॉन्ग कैपिटल। तो तभी तो उनके जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये इस बात का खौफ होता है कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इकट्ठे जो डायरेक्टर्स के पास शेयर अगर हुए एंड दे डिसाइडेड ऑन अ मैटर, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने इस कंपनी का मर्जर कराना है, तो फिर नोबडी कैन स्टॉप देम बिकॉज दे हैव द मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी अगर शेयर होल्डर हैं तो फिर उनकी वो होती है, से होती है इन द कंपनी। शेयरहोल्डर्स डिमांड्स दैट डायरेक्टर एंड टॉप मैनेजमेंट ओन सिग्निफिकेंट स्टॉक, ये ट्रेंड्स की बात हो रही है जो अभी आजकल में जो सिनेरियो है। मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नॉन एफिलिएटेड आउटसाइड डायरेक्टर्स, इसका पर्पस ये होता है कि ताकि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रहे विद इन द बोर्ड। जैसे स्टैगर्ड बोर्ड की रिक्वायरमेंट इज़ फॉर द पर्पस कि आपके बोर्ड में डाइवर्सिफाइड लोग रहें और एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोग ना हों जिनके पर्सनल या वेस्टेड इंटरेस्ट हों। बोर्ड्स की जो के दरमियान लोगों में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने के लिए ये चीज़ प्रेफर की जाती है कि जितने मुख्तलिफ लोग होंगे उतनी मुख्तलिफ उनके ओपिनियंस होंगे। इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, ये भी एक रिसेंट ट्रेंड है। बोर्ड्स एवेलुएटिंग इंडिविजुअल्स डायरेक्टर्स, स्मॉलर बोर्ड्स होने चाहिए। स्प्लिटिंग द चेयरमैन एंड सीईओ पोजीशन, नॉर्मली तो एक ही कंसिडर की जाती है और ये मैनेजमेंट रिलेटेड पोजीशन होती है। शेयर होल्डर्स में बिगिन टू नॉमिनेट बोर्ड मेंबर्स, अच्छा ये भी चीज़ है। सोसाइटी एक्सपेक्ट्स बोर्ड्स टू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी विद सोशल नीड्स ऑफ सोसाइटी, जैसे अभी सीएसआर का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है बोर्ड से कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी लें। तो इसीलिए आपको डिफरेंट कंपनीज में सीएसआर एक्टिविटीज़ भी होती हुई नजर आएंगी, और उनकी भी डिसीजन मेकिंग और वो किस तरह से करनी है, क्या क्या उनका तरीकाकार होगा, इसकी जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वो बोर्ड लेवल पे हो रही होती है। फिर द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट से मेरी मुराद ये कि वो जो मैनेजर्स लेवल की बात है, ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, इन्वॉल्वेटिंग थिंग्स अकॉम्प्लिश थ्रू एंड विद अदर्स इन ऑर्डर टू मीट द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, मल्टी डायमेंशनल हैं, ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम ये चीज़ पहले भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मैनेजर्स का तो ऑब्वियसली काम ही ये है इम्प्लीमेंटेशन कराना, जो पॉलिसीज़ और कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना। एक्चुअल काम इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट का है बेसिकली। एग्जेक्टिव लीडरशिप, द डायरेक्टिंग ऑफ एक्टिविटीज टुवर्ड्स अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ये अपने, और स्ट्रेटेजिक विजन बेसिकली एक लॉन्ग टर्म विजन है ऑफ द कंपनी। ये आपने मिशन और विजन में ये जो चीज़ है उसको भी देखा होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स प्रोवाइड चेंज एंड मूवमेंट विद इन द, जैसे यहाँ पे जैसे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो जैसे कैटलिस्ट जो सबसे लास्ट कॉन्टिन्यूम में था, ये उसमें फॉल करता है। ये सीईओज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट उससे मुराद है। CEO articulates a strategic vision for the corporation, represents a role for others to identify with and follow, communicates high performance standards, and also show confidence in the followers' abilities to meet these standards. Strategic planning staff charged with supporting both top management and the business units in the strategic planning process. इसमें कोई इस किस्म की स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो बेसिकली ये विद रिस्पेक्ट टू जो आखिरी जो 3-4 स्लाइड्स मैंने डिस्कस की, दैट वाज अबाउट द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में बात है कि मैनेजमेंट में सीईओ का क्या रोल है, और चेयरमैन ये समटाइम्स ये जो सीईओ अगर बहुत कंबाइंड है या अलग अलग हैं, ये भी एक पॉइंट है। एंड देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म विजन है, वो इम्प्लीमेंटेशन तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट ने ही करानी होती है। और फिर यहाँ पर जो डिस्कशन की थी विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टाफ इफ़ एनी, ये नॉर्मली ये चीज़ लॉन्ग आपकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये चीज़ें हो रही होती हैं, और उनका क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बताया कि ऑब्वियसली जो स्टाफ है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो एनालाइज करें कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक इशूज़ को, सजेस्ट करें कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स टू द टॉप मैनेजमेंट, वर्क एज फैसिलिटेटर्स विद बिजनेस यूनिट्स टू गाइड देम। ये जो चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टाफ एंड इस किस्म की चीज़ें, ये आपकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा चीज़ हो रही होती है, लेकिन स्टिल दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, तो ये जानना और इसकी नॉलेज रखना ज़रूरी है। तो दिस वाज अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, खासतौर पे वो जो स्टीवर्डशिप थ्योरी है, स्टैगर्ड बोर्ड है, और जो हमने डिफरेंट जो कॉन्टिन्यूम की बात की, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप दोबारा से देखिएगा, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हुई तो मुझे बताइएगा फिर से। तो